नमस्कार साथियों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक विचार हैं किस तरीके से परिपक्व अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, कैसे उनका शुरुआती स्तर पे अलग अलग विचार थे, वो किस स्तर पे परिपक्व अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं और कैसे वो अपने अपने विचारों को जो है धर्म के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, शासन स्तर पे और जो समाज के स्तर पे वो किस तरीके से रखते हैं। आज उन्हीं विचारों को थोड़ा सा और अलग अलग आयामों पे डिस्कस करेंगे। उन अलग अलग आयामों पे हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके विचार जो है हमें और कई सारी बातों को क्लियर करके समझाते हैं किस तरीके की शासन व्यवस्था होना चाहिए। गांधी जी जो है वो आखिर ऐसे विचार दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आजादी के बाद अगर हम भारत जो बनाने वाले हैं वो भारत हमारा किस रूप में दिखेगा, किस रूप में वो ढलेगा, किस रूप में हमें कहीं ना कहीं शासन जो है वो हमारी जनता को प्रदान करेगा, प्रोवाइड कराएगा। तो वो चीजें क्या है, हमें गांधी जी के जो इन सिद्धांतों, इन राजनीतिक सिद्धांतों में हमें जो बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं, बातें जो देखने को मिलती हैं, उनमें हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आती हैं। तो दो तीन बातें हम उसको और क्या है गहराई से समझाएंगे आपको, इससे और क्लियर होगा। राजनीति में हमने ये बात समझी कि वो धर्म को लेके चल रहे थे। धर्म को यहाँ पे रूढ़िवादी तरीके से ना लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं एक आधुनिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, मूल्यों के आधार पे समझा और यहाँ पे धर्म को एक मध्यस्थ या मध्यम वर्ग की कैटेगरी में अपनाया। ना तो अति उच्च स्थिति में धर्म को यहाँ पे वो धार्मिक होकर के उन्होंने राज्य को यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करने को कहा है, ना ही धर्म से हीन होकर के, धर्म विहीन होकर के राज्य को काम करने के लिए बोला है। उन्होंने धर्म का एक संतुलित, एक समन्वित रूप यहाँ पे प्रयोग करने की बात की है और धार्मिकता से युक्त होकर के आगे बढ़ने की बात की है। ठीक है, अब इसमें जरूरी है साध और साधन की पवित्रता। वो भी हमने देखी थी कि अगर साधन हमने अच्छा रखा है तो हमारा साध भी पवित्र होगा, या साध्य हमारा अगर अच्छा हमने चुना है तो हमें साधन भी अच्छा चुनना चाहिए। तो ये हमने बातें की थी। राज संबंधी विचार में राज्य को एक आवश्यक बुराई भी बोला है। अगर आप उनकी राम राज्य की परिकल्पना को समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हाँ, वो राम राज्य के लिए कहीं ना कहीं पक्षधर थे। वो राम राज्य के लिए कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए। लेकिन राम राज्य आखिर क्यों, क्या वजह है ऐसी? राम राज्य के पीछे उनका जो मत था वो ये था कि अगर गांधी जी या गांधी जी जैसे और भी लोग यहाँ पे देश के शासन संचालन में योगदान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक समय बाद कैसे हो सकते हैं, रूढ़िवादी या कोई ना कोई आडंबर से ग्रस्त हो सकते हैं। एक शासक गांधी जी जैसे हैं, अगर उनके साथ साथ और भी कई सारे नेता हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई भी बुराई है, ठीक है, अगर उनमें कोई भी बुराई है तो कहीं ना कहीं वो शासन को प्रभावित करेगी, है ना? कोई भी बड़ा नेता है, कोई भी बड़ा यहाँ पे ताकतवर प्रतिनिधि है, लोक नेता है, उसके अंदर कोई ना कोई बुराई है तो वो शासन को प्रभावित करेगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं ना कहीं बुराई से कहीं ना कहीं क्या हो, वंचित हुए, बुराई उसके ना हो। गांधी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है पार्श्विक प्रवृत्ति का भी होता है और एक होता है कहीं ना कहीं मानविक प्रवृत्ति या मानवता से युक्त भी होता है। दोनों पशुओं के समान उसमें जो गुण है वो भी होते हैं, इंसानों के समान अच्छे गुण भी होते हैं। नैतिकता और वो पार्श्विकता से भरा होता है। हमें यहाँ पे पहचानने वाली बात ये होती है कि उसके अंदर यहाँ पे वो हावी किसको होने देता है, पार्श्विकता को हावी होने देता है या फिर मानवता या फिर नैतिकता को हावी होने देता है। वही बात है कि अगर हमारा राज्य में एक प्रकार से ऐसा निरंकुश शासक आ जाते हैं, राजा आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं शासन को या क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। तो जरूरत इस बात की है कि शासन ही इतना सुगम, इतना आदर्श, इतना नैतिक होना चाहिए कि उसमें ऐसे लोग पनप ही ना पाए। वो राज्य व्यवस्था होना, वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो राम राज्य आधारित होना चाहिए, वहां पे लोग इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक, इतने नैतिक होना चाहिए जिनको यहाँ पे राज्य नाम की एक संस्था का निर्माण करने की आवश्यकता ही ना हो। हॉब्स हैं, कौटिल्य हैं या मैकियावेली है या हमारा शांति पर्व है, ये सब के सब एक बात दोहरा रहे हैं बार बार कि जो है हमारा शासन प्रणाली है या हमारी जो व्यवस्था है राज्य की, वो इसलिए आई है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो पार्श्विक प्रवृत्ति के, वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, मानव हिंसक प्रवृत्ति का पूर्णता नहीं है। मानव के अंदर हिंसक, ये पार्श्विक प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति पूर्णता नहीं है। उसके अंदर एक मानवता, आत्मिक प्रवृत्ति भी है, उसके अंदर एक नैतिकता का गुण भी है। गांधी जी यहाँ पे बैलेंस अप्रोच लेकर के बात कहते हैं। फिर मैकियावेली, कौटिल्य जैसे लोग यहाँ पे कहते हैं अगर ये पार्श्विक प्रवृत्ति है तो इसको दूर कैसे किया जाएगा? राज्य का निर्माण करके। एक सामाजिक समझौता होगा, उसके बाद राज्य का निर्माण होगा, तब जाकर के एक राज्य जैसी व्यवस्था का शुरुआत होगी। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, इंसान जब पार्श्विक प्रवृत्ति का नहीं है, इंसान जब एक जानवरों जैसा हिंसात्मक व्यवहार नहीं करता है, बस वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं झुकाव है उसका पार्श्विक प्रवृत्ति की तरफ, अगर हम उसको झुकाव मानवीय प्रवृत्ति या नैतिक प्रवृत्ति की तरफ कर देंगे तो हमें कोई राज्य की निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। ये सामाजिक समझौते, राज्य के निर्माण की बात गांधी जी कभी नहीं करते हैं, बल्कि वो तो राज्य को खत्म करने की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। यही है वो राज्य को खत्म करके जो एक आदर्श स्थिति लाना, वही है राम राज्य गांधी जी का। ठीक है,
तो गांधी जी का यहाँ पे रामराज हमें समझना पड़ेगा, ये बात हमने कल डिस्कस की थी पिछली क्लास में। इसके बाद लोकतंत्र संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हैं लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में जो संसदीय लोकतंत्र है वो खासतौर पे उन्होंने वैश्य बांझ के समान उसकी तुलना की, बांझपन के समान तुलना की है। फिर विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज को हमने देखा था कि एक राजा की जो शासन या राज्य की जो शासन व्यवस्था है, या पूरा पूरा राज्य जो है वो बिल्कुल गांव से संचालित होगा, गांव केंद्रीय भूमिका में होंगे। गांव में हर एक व्यक्ति ग्राम सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि आखिर उसको शासन कैसे संचालित करना है, तो वो पूरे गांव में शासन संचालित वो लोग खुद करेंगे। ऐसे गांव, हजारों गांव मिलेंगे तो शहर बनेंगे, तो हजारों शहर मिलेंगे तो यहाँ पे देश बनेंगे, देश बनेंगे तो यहाँ पे विश्व बनेगा। पूरा विश्व कौन चला रहा है, वो लोग चला रहे हैं, वो विकेंद्रीकृत समाज चला रहा है, वो समाज के गरीब निचले दबके के लोग चला रहे हैं। वो जब गरीब लोग यहाँ पे इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग शासन संचालन करेंगे तो वो अपनी जो है बुरी स्थिति से निकलने की भी क्या है प्रयत्न कर पाएंगे, और उसमें सफल भी हो पाएंगे वो, क्योंकि समस्याएं अच्छे से उनको खुद पता है कि उनकी समस्याएं क्या है, उनको निराकरण कैसे करना है। वो भी वो खुद ही उसका निराकरण खुद करेंगे, खुद उस पे अपने स्तर पे क्या करेंगे, उसके योजनाएं बनाएंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसकी कहीं ना कहीं कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये व्यवस्था गांधी जी बोलते हैं। इसके बाद अधिकार और कर्तव्य की बात बोलती है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य उतनी ही जरूरी होती है। एक व्यक्ति सिर्फ अधिकारों की अगर मांग करता है और कर्तव्य पूरे नहीं करता है तो ये कहीं ना कहीं गलत व्यवस्था है। हमें अधिकारों के साथ साथ क्या है, अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों को भी महत्व देना चाहिए। तो ये बातें हमने पढ़ ली हैं। आज हमारा डिस्कशन जो होने वाला है वो मुख्य रूप से होगा इस बात पर कि गांधी जी के जो राष्ट्रवाद में और अंतरराष्ट्रीयवाद में क्या एक व्यवहार है, क्या उनकी सोच है। तो गांधी जी यहाँ पे राष्ट्रवाद को लेकर के और अंतरराष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को लेकर के क्या सोचते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। गांधी जी का राष्ट्रवाद को लेकर के क्या विचार है। गांधी जी कहते हैं कि अगर एक गांधी जी यहाँ पे राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं है। अगर एक व्यक्ति आक्रामक होकर के बोले कि मुझे बहुत अपने देश से प्रेम है, आक्रामक होकर बोले और हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाए कि मैं तो देश को बहुत प्यार करता हूं, मेरे लिए देश प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है, राष्ट्र प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है, और राष्ट्र प्रेम के नाम पे हिंसा कर रहा है, राष्ट्र प्रेम के नाम पे यहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये आक्रामक राष्ट्रवाद है। और ये कहते हैं कि भारत को आजाद देखना चाहता हूं ताकि वह दुनिया को सेवा में खुद को कुर्बान कर सके। आखिर राष्ट्र प्रेम तो वो होता है, देखो राष्ट्रवाद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें राष्ट्र प्रेम को दिखाता है। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है राष्ट्रवादी है तो वो ये कह रहा है कि वो राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र से क्या करता है, राष्ट्र से प्यार करता है। सिंपल भाषा में कहें तो राष्ट्र से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार आप हिंसात्मक ढंग से कर रहे हो, मतलब हिंसा का तरीका अपना कर रहे हो, या अपने आप को कहीं ना कहीं कुर्बान करके, स्वयं को कुर्बान करके, स्वयं को कुर्बान करके, ठीक है, या तो दूसरों से क्या है हिंसा करके आप कहीं ना कहीं यहाँ पे राष्ट्र प्रेम कर रहे हो, स्वयं को कुर्बान करके कर रहे हो, ठीक है, कुर्बान करके। तो ये देखना जरूरी है कि राष्ट्रवाद में जो राष्ट्र प्रेम का तरीका है वो कैसे, दूसरों को हिंसा, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके, या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा करके खुद को यहाँ पे बदलना, खुद को यहाँ पे ढालना, खुद को यहाँ पे कुर्बान करना कि आखिर मैं जो है ना इस समाज को बदलना चाहता हूँ, इस राष्ट्र को बदलना चाहता हूँ, तो मैं अपने से शुरुआत करूँ इसके बदलने की, मैं अपने आप को बदलूं, मैं अपने आप को कुर्बान करूं इसमें। तो वो यहाँ पे व्यवस्था गांधी जी मानते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद ये है, ये सच्चा राष्ट्रवाद है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ राष्ट्र प्रेम को इस तरीके से ना दिखाए कि बस वो तो देश को आजाद कराना चाहता है इसलिए वो मार भी सकता है और मर भी सकता है, ये व्यवस्था सही नहीं होती है, ये हिंसा की व्यवस्था है, ये आक्रामक राष्ट्रवाद है जो कि सही नहीं है। सही राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए, सही राष्ट्रवाद होना चाहिए जब एक व्यक्ति अपने आप को कुर्बान कर सके, ठीक है। गांधी जी का यही विचार है, वो वसुधैव कुटुंबकम फिर निकल के आता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को बदलता है तो वो अपने राष्ट्र को बदलता है, और राष्ट्र को बदलता है मतलब अपने आप को बदलता है तो समाज को बदलता है, और समाज को बदलता है तो राष्ट्र को बदलता है, और राष्ट्र को जब बदलता है तो विश्व में कल्याण होता है, सभी विश्व का कल्याण। सभी राष्ट्र अगर बदलेंगे तो विश्व, संपूर्ण विश्व यहाँ पे क्या होगा, कल्याण होगा उसका। तो सभी विश्व को यहाँ पे परिवार के तौर पे आप देखोगे यहाँ पे, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बदलोगे। तुम्हें अगर ये भाव ही नहीं है कि मेरा विश्व जो है ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने इस पूरे के पूरे समाज या इस पूरे के पूरे विश्व में अपने परायों का जो भेद है वो अगर दिख रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचोगे, दूसरों के साथ हिंसा करोगे, दूसरों के साथ दुराचार करोगे या पाप करोगे। तो अपने आप का विकास, दूसरों के साथ दुराचार, ये कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, ये राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र प्रेम क्या है, जब जिसके अंदर एक भावना ये आ जाती है कि मैं बाद में हूँ, मैं बाद में हूँ, पहले वो है, उसका हमें कल्याण करना चाहिए। तो ये भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम पर ले जाती है। राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की पहली सीढ़ी है कि अगर हमें वसुधैव कुटुंबकम तक जाना है तो हमें राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद, एक स्वयं
विकास का, स्वयं विकास के साथ स्वयं को कुर्बान करने का राष्ट्रवाद, ठीक है। स्वयं हमें अपने आप को बदलने का राष्ट्रवाद होना चाहिए, जिससे हम समाज को बदल पाए, समाज से फिर देश बदले, देश से पूरी दुनिया बदले, क्योंकि यही है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसलिए दुनिया, पूरी दुनिया हमें परिवार के रूप में दिखेगी। तो आपको बात यहाँ पे अब समझ में आ गई होगी। अगला हमारा पॉइंट होगा सत्याग्रह को लेकर के, कि आखिर गांधी जी ने सत्याग्रह को लेकर के क्या कहा है। तो गांधी जी सत्याग्रह को लेकर के कहते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आग्रह कर रहा है तो वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, कोई भी चीज का आग्रह कर रहा है या मांग कर रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, कोई भी आग्रह है, मांग, तो वो कैसी होना चाहिए, वो मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से क्या होना चाहिए, सादगी युक्त होना चाहिए, सादगी, सादगी, सहजता से होना चाहिए, सादगी होना चाहिए, सहजता होना चाहिए उसमें, उसमें क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और उसमें अहिंसा होना चाहिए, संतुलन अहिंसा होना चाहिए, ठीक है। किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मन से भी नुकसान ना पहुंचाए, वचन से भी नुकसान ना पहुंचाए, अपने कर्म से भी किसी का नुकसान ना पहुंचाए। वो जाकर के जो हम एक तरीका अपनाएंगे किसी की किसी मांग को पूरा करने के लिए, किसी आग्रह को रखने के लिए, तो वो तरीका यहाँ पे सत्याग्रह होगा। और ये सत्याग्रह कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होता है, ये निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, इसको हमें निष्क्रिय प्रतिरोध से लिंक नहीं करना है, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होता है। इसमें भाव क्या होता है, इसमें भाव होता है हृदय परिवर्तन का भाव होता है। इसमें हृदय परिवर्तन का क्या किया जाता है, धैर्यता के साथ इंतजार किया जाता है सामने वाले व्यक्ति का कि हृदय परिवर्तन होगा, इसलिए इस बात में क्या है, धैर्य रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने आग्रहों को सामने रखा जाता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे गांधी जी का एक जो राजनीतिक विचार है वो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। राजनीतिक जो उनका हथियार है, कोई भी आग्रह करो, आग्रह मनवाने के लेकर के, अपनी मांग को पूरा करने को लेकर, आग्रह या मांग को पूरा करने को लेकर के, तो वो उनका है राजनीतिक अधिकार। कौन सा है, वो है सत्याग्रह। याद रखना, कोई भी आग्रह, कोई मांग को पूरा करने का जो गांधी जी का राजनीतिक हथियार है वो क्या है, सत्याग्रह है। इसके बाद वो निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं बता भी चुका हूँ, सत्याग्रह को हमें निष्क्रिय प्रतिरोध से लिंक नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। कमजोरों का नहीं होता है सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह होता है वीरों का हथियार होता है। एक वीर व्यक्ति ही यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कि हाँ, मैं बिना डरे, बिना थके और बिना यहाँ पे कुछ खाए पिए एक तपस्या करके करते रहूंगा जब तक कि मेरे आग्रह को, मेरी मांग को पूरा नहीं कर लिया जाता है। मैं भूखा रहूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। और यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को अंदर से जब उसके अंदर अंतरात्मा होगी तो वो उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा और वो हमारी मांगे सुनेगा। तो ये बात यहाँ पे वीर ही कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे वीरों के माध्यम से ही हो सकती है। विरोधी को कष्ट नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पे विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि स्वयं कष्ट सह करके ही विरोधी का हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है। हृदय परिवर्तन का भाव होता है इसमें। हम कष्ट नहीं देंगे, हमें अगर कोई आपसे बात मनवानी है तो हम आपको कष्ट नहीं देंगे। गांधी जी कहते हैं हम आपका वेट करेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे, हम आपके सामने दुखी, एक दुखियारे बन के, एक दया का भाव लेके आएंगे और आप हमारे ऊपर दया करके हमारी मांगों को मानोगे। तो इस तरीके की याचिका भाव यहाँ पे उनका रखने वाला था। उनमें विधियां कौन सी यूज करते हैं वो, तो विधियां आपसे पूछी जा सकती है कि सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने अलग अलग तरीके कौन से यूज किए। तो आप असहयोग को याद रखना कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो वो असहयोग की भावना होती है। मतलब ये होता है कि जब हम सामने वाले, जो हमारी सामने हमारे प्रतिपक्ष है या फिर विपक्ष है, जिससे हम अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं, जैसे गांधी जी के सामने अंग्रेज थे, वायसराय थे, अंग्रेज सरकार थी, तो उनसे वो जो मांगे बनवाना चाहते थे उसके लिए वो क्या करते थे, असहयोग के माध्यम से सत्याग्रह करते थे। असहयोग के माध्यम से सत्याग्रह करना मतलब ये है कि उनका साथ ना देना, कोई भी चीज को लेकर के साथ ना देना, साथ ना देना, साथ ना देना मतलब उनके जो भी आर्थिक गतिविधियां उनमें साथ ना दो, सैन्य गतिविधियां उनमें साथ ना दो, राजनीतिक गतिविधियां उनमें साथ ना दो, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां उनमें साथ ना दो, चाहे व्यापार वाणिज्य सब में आप साथ ना दो और अलग थलग रह करके अपने कहें गतिविधियां पूरी करो, तो वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा मतलब, सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ हम क्या करें, विनम्रता के साथ हम उनकी अवज्ञा करें, उनकी बात मानने से क्या है, मना कर दें, उनके लगाए गए टैक्स को देने से मना कर दें, ऐसी बातें हम कहीं ना कहीं करेंगे सविनय तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से। हिजरत, हिजरत आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है इस्लाम में, देश त्याग करना, ठीक है। हम कहीं ना कहीं आपकी जो है परिसीमा को ही छोड़ देंगे इस तरीके से। और लास्ट यहाँ पे उपवास या हड़ताल कह देंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम उपवास करेंगे जब तक ये हमारी मांग नहीं मान ली जाएगा, हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे। तो इस तरीके की बातें जो है ना, बहुत ज्यादा जो सात्विक या फिर कहीं ना कहीं नैतिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है ये, ठीक है। अब गांधी जी का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें, अब ओवरऑल हमने जितना पढ़ लिया, वो एक तुलनात्मक अध्ययन होना जरूरी है कि आखिर गांधी जी जो है वो मार्क्स के माध्यम, मार्क्स, कार्ल मार्क्स से कैसे अलग है और अराजकतावाद जो व्यवस्था एक्चुअल में उससे कैसे अलग है। देखो,
हम जनरली गांधी जी को एक तराजू पे तौलते हैं कि वो तो अराजकतावादी है, दार्शनिक अराजकतावादी है ना। अराजकतावादियों को एक प्रकार से नकारात्मक नजरों से देखा जाता है, लेकिन गांधी जी का जो अराजकतावाद है वो एक्चुअल के अराजकतावादियों से कैसे अलग है, वो ये समझना जरूरी है। ये आपने अगर अच्छे से समझ लिया कि गांधी जी का जो अराजकतावाद है वो एक्चुअल के अराजकतावादियों से कैसे अलग है, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। वो यहाँ से समझना है यहाँ पे कि गांधी जी का अगर राज्य को लेकर के विचार है तो वो क्या है, गांधी जी का अगर साधन को लेकर के विचार है तो वो क्या है, धर्म को लेकर के क्या विचार है, और लोकतंत्र को लेकर के। और यही बात कार्ल मार्क्स यहाँ पे राज्य को लेकर के, साधन, धर्म और लोकतंत्र को लेकर के क्या कहता है, और यही बात अराजकतावादी यहाँ पे क्या कहते हैं, राज्य, साधन और धर्म और लोकतंत्र को लेकर के। तो हम गांधी पढ़ेंगे, मार्क्स पढ़ेंगे और अराजकतावादी पढ़ेंगे कि ये सभी बातों को लेकर क्या कहते हैं। गांधी जी के देखते हैं, गांधी राज को एक बुराई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बुराई। अगर हम मार्क्सवादियों की बात करें, गांधी जी के अलावा यहाँ पे मार्क्सवादियों की बात करें, तो यहाँ पर हमें एक और बात, यहाँ पे गांधी जी राज्य को बुराई तो कहते हैं लेकिन राम राज्य में खत्म करने की बात करते हैं। मतलब ये है कि राज्य तो है लेकिन उसको खत्म कैसे किया जाएगा, उसको अराजकता की तरफ कैसे ले जाया जाएगा, गांधी जी बताते हैं यहाँ पे कि एक प्रोसेस होगी, एक प्रक्रिया होगी। वो प्रक्रिया भी मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को, कि सबसे पहले राज्य अचानक से तो खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे हमें राम राज्य पे जाना पड़ेगा और राम राज्य ऑटोमेटिक ही आदर्श राज्य बन जाएगा। और राम राज्य अपने आप में महसूस ही नहीं होगा कि राज्य है। वो राम राज्य इतना उत्कृष्ट लेवल का राज्य होता है, उत्कृष्ट लेवल का यहाँ पे एक व्यवस्था होती है जहाँ पे महसूस ही नहीं होता कि राज नाम की कोई संस्था है। वो राम राज्य में जो शासक होता है ना, वो अपने आप को इतना नॉर्मल कर लेगा, इतना साधारण कर लेगा, वो प्रजा के साथ घुल मिल करके रहेगा, वो अनुभव ही नहीं करने देगा कि हाँ वो राजा है हमारा। तो ये है राम राज्य। इस तरीके की बातें गांधी जी कहते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि राम राज्य में खत्म होगा उनका राज्य, इसीलिए वो अराजकतावादी है और राज्य को बुराई मानते हैं, ठीक है। मार्क्सवाद है, यहाँ पे राज्य को शोषक मानते हैं और इसे खत्म हो जाना चाहिए। और खत्म कैसे होगा, वो खत्म होगा साम्यवाद से खत्म होगा। गांधी जी का राज्य कब खत्म होगा, राम राज्य आने से खत्म होगा, ठीक है, ये याद रखना। और मार्क्स का जो ये राज्य वो खत्म होगा साम्यवाद आने से खत्म होगा, साम्यवादी व्यवस्था आने से खत्म हो जाएगा राज्य। और अराजकतावादी ये तुरंत नष्ट कर देना चाहते हैं, राज्य में बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं रखना है, राज्य में राजा जैसी व्यवस्था, राजतंत्र जैसी व्यवस्था, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं रखना है। अराजकतावादी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे राज्य को नष्ट कर देना चाहते हैं, ठीक है। साधन को लेकर के यहाँ पे अगर तरीका बताएं कि हमें राज्य कैसे खत्म करना है, अराजकतावाद कैसे लाना है, तो गांधी जी कहते हैं हमें अहिंसा का रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हिंसा और क्रांति, वर्ग संघर्ष की बातें करते हैं, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष को लेकर के आपको बात पता होना चाहिए, मार्क्सवादी कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अराजकतावादी अक्सर हिंसा का समर्थन करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, हिंसा का समर्थन करते हैं। और मार्क्सवादी भी हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन गांधी जी अहिंसा, सत्य की बात करते हैं, ठीक है, शांति की बातें करते हैं। शांति के माध्यम से, धैर्य से हम क्या है, हृदय परिवर्तन का वेट करेंगे, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी, ऐसे बोलते हैं वो। धर्म को लेकर के वो क्या कहते हैं, गांधी जी धर्म में बातें बोलते हैं कि राजनीति में क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। राजनीति जो है वो किस तरीके से चलती है, राजनीति चलती है राज्य का एक प्रकार से शासन संचालन को लेकर के चलती है। शासन में हमें कैसे सुशासन की तरफ बढ़ना है, कैसे हमें अच्छे से नीतियों का क्या है क्रियान्वयन करना है, निर्माण के बाद उनका क्रियान्वयन करना है, इस बात को लेकर राजनीति चलती है मुख्य रूप से। लेकिन राजनीति में अगर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चीज को छोड़ दें, राजनीति में हम नैतिकता को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, राजनीति में फिर कूटनीति आ जाएगी, चालबाजी आ जाएंगी, फिर एक दूसरे का यहाँ पे कहीं ना कहीं अहित सोचना आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उस राजनीति की प्रक्रिया को ही कहीं ना कहीं भ्रष्ट बना देगा, उस राजनीति को ही कहीं ना कहीं भ्रष्टता की तरफ ले जाएगा। यही तो हो रहा है वर्तमान समय की राजनीति में, भारतीय राजनीति में, कि लोगों को यहाँ पे क्या समझ में देखने को मिल रहा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी सेवा करने के बजाय उनको सत्ता, वो कुर्सी ज्यादा प्यारी लगती है, वो राजनीति करना ज्यादा अच्छा लगता है। वो राजनीति के माध्यम से जो सेवा भाव है वो अच्छा नहीं लगता उनको, उनको यहाँ पे बस अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी प्यारी दिख रही है। तो ये बातें हमें यहाँ पे थोड़ा समझनी पड़ेंगी। इसके बाद हम समझेंगे पे मार्क्सवादी क्या सोचते हैं धर्म को लेकर के। तो मार्क्सवादी धर्म को लेकर के अफीम कहते हैं, अफीम के समान तुलना कर देते हैं, मतलब एक प्रकार से खिलाफ है धर्म के, ठीक है। अगर यहाँ पे धर्म का, अराजकतावादियों की बात करें तो धर्म का ये भी विरोध करेंगे। तो अराजकतावादी और मार्क्सवादी काफी हद तक एक जैसे हैं धर्म को लेकर के, राज्य को लेकर के, कि राज्य के निर्माण की बात हिंसा के माध्यम से करते हैं, राज्य को, धर्म को, यहाँ पे धर्म को विरोध करते हैं, अफीम कहते हैं मार्क्सवादी अराजकतावादी। लेकिन यहाँ पे गांधी जी नैतिकता मानते हैं, धर्म क्या है, नैतिकता है, नैतिकता नहीं होगी राजनीति में तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। लोकतंत्र को लेकर क्या विचार है गांधी जी के, तो लोकतंत्र, राज्य विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं।
और यहाँ पे नीचे से ऊपर की बात करते हैं। नीचे से मतलब यहाँ पे ग्राम से लेकर के फिर केंद्र यानी राष्ट्र तक बात बोल दी जाती है। यहाँ पे ग्राम से कैसे शहर, शहर से कैसे राज्य, राज्य से कैसे राष्ट्र बनेंगे, इस तरीके की बातें यहाँ पे राज्यविहीन लोकतंत्र के माध्यम से गांधी जी करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गांधी जी के और क्या विचार है समझते हैं इसको। हाँ, अब मार्क्सवादी को लेकर के हम यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। लोकतंत्र को लेकर के मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ये सर्वहारा की तानाशाही की बात करते हैं कि जैसे जो रूस में जो निम्न वर्ग के, जो कमजोर वर्ग के मजदूर और किसान लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, इनकी तानाशाही आना जरूरी है। इनका जो सर्वोच्च सत्ता है वो स्थापित होना जरूरी है। बोल्शेविक रशियन रिवॉल्यूशन में 1917 में लेनिन क्या कहता है, लेनिन यही तो कहता है कि हमारे जो निम्न वर्ग के, कमजोर वर्ग के यहाँ पे कृषक हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग से, उनकी तानाशाही होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी जो है ना तानाशाही की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं निम्न जो हमारे किसान मजदूर लोग हैं इनके पास सत्ता होना चाहिए, लेकिन ग्राम के स्तर पे एक इकाई बनेगी, वो यहाँ पे शासन संस्था को संचालित करेगी ग्राम स्तर पे, ऐसी हजारों लाखों इकाइयां बनकर राष्ट्र बनाएगी। तो यहाँ पे गांव की बात यहाँ पे बोली गई है, गांधी जी के द्वारा गांव आधारित संरचना, गांव आधारित सरकार की बात बोली गई। लेकिन मार्क्सवाद यहाँ पे सर्वहारा की तानाशाही की बात करते हैं, और यहाँ पे अराजकतावादी बिल्कुल सरकार को मना ही कर देते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बात इनको इनके बीच में देखने को मिलती है। चलिए, ठीक है, इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे समझना है हमें कि हाँ, आखिर बाद में जो है और क्या विचार हमें देखने को मिलेंगे गांधी जी के, और अलग अलग जो है थिंकर, उनकी तुलनात्मक अध्ययन हम करते जाएंगे तो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती जाएगी। देखो, निष्कर्ष तौर पे हम कह देंगे अब कि आखिर गांधी जी कैसे हैं। फिर गांधी जी की बातें हमें थोड़ा सा किस दिशा में दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही हैं, ये किस दिशा में हमें ज्ञान की जो है अनुभूति करा रही है। गांधी जी आखिर हमें दिख कैसे रहे, राजनीतिक रूप से वो कैसे दिख रहे हैं हमें। अगर मैं बोलूं ऊपर ऊपर से, तो गांधी जी बहुत ही शालीन तरीके से, अहिंसात्मक ढंग से एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जो कैसी हो, जो अनुभव ही ना कराए कि वहां पे कोई राज्य नाम की संस्था है। हो जरूर, लेकिन वो अनुभव न कराए। हमें जब पता चल जाए कि हमारा जो प्रधानमंत्री, हमारा जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति है जरूर, लेकिन पता नहीं है कि वो कितना बड़ा ताकतवर नेता है, कितना बड़ा यहाँ पे जो है अधिकारी है, कर्मचारी है, जैसा भी है, सेवक अपने आप को कह रहा है, लेकिन वो हमें अनुभूति ही ना कराए कि वो हमसे बहुत बड़ा है, बहुत अलग पद पे है। तो ये व्यवस्था हमें कहीं गांधी जी के विचारों में देखने को मिलती है। गांधी जी हमें एक प्रकार से व्यक्तिवादी देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या गांधी जी व्यक्तिवादी, तो हाँ, हम कहेंगे गांधी जी व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि व्यक्ति की अंतरात्मा को सर्वोच्च मानने की बात बोली है उन्होंने। कहा एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर दो भाव होते हैं, दो गुण होते हैं। एक तो उसका मन होता है, ठीक है, या उसकी आत्मा बोल दो, ठीक है, मन आत्मा। और एक उसकी क्या है, शरीर होता है। और शरीर जो है ये कहीं ना कहीं उसकी क्या है, शरीर जो है उसका क्या है, एक उसकी भूख है, शरीर क्या है, उसकी भूख है। तो अगर हम बात करें शरीर की और भूख की, तो ये इंसान को पशुवत प्रवृत्ति में ले जाता है, पशुवत प्रवृत्ति में। और अगर हम बात करें यहाँ पे आत्मा और मन की, तो ये इंसान को चेतना के स्तर पे ले जाता है। ये इंसान को चेतना और नैतिकता के स्तर पर ले जाता है। यही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, नैतिक बनाता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे गांधी जी इस मामले में कहते हैं कि एक व्यक्ति को मन आत्मा के आधार पे क्या करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को सर्वोच्च रखना चाहिए। इसमें इस वाले भाव को ज्यादा महत्व देना चाहिए, इस वाले भाव को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वाला भाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, इंसान पशुवत प्रवृत्ति का होता जाएगा। तो व्यक्तिवादी तो है गांधी जी, क्योंकि मन अंतरात्मा के विकास, चेतना के विकास पे बल देते हैं। दूसरा हम कहेंगे गांधी जी समाजवादी भी है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति के समान वितरण, न्यासता के सिद्धांत, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात की है। इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको जब आर्थिक विचार पढ़ेंगे। जब हम गांधी जी के आर्थिक विचार पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा, ये तो अभी राजनीतिक विचार पढ़ रहे हैं। ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो संपत्ति होती है व्यक्ति की, उस संपत्ति में वो व्यक्ति उतना ही उपयोग करेगा जितना उसको दैनिक जीवन दिनचर्या में जितना जरूरी है, ठीक है, जितना उसको जितना जीवन के लिए उसको संचालित करने के लिए जरूरी है, ठीक है, उतना ही उपयोग करेगा। ठीक है, जीवन संचालित, ठीक है, जीवन संचालन के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है, उतना ही उपयोग करेगा, उतना प्रयोग करेगा। ठीक है, उतना प्रयोग करेगा। बचा हुआ हिस्सा कहाँ करेगा खर्च, बचा हुआ हिस्सा आपको पता है, नॉलेज है।
परोपकार पे खर्च करेगा। ठीक है, तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बेसिक है, हम आर्थिक विचारों में पढ़ेंगे कहाँ से उन्होंने लिया है, कैसे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में इसको फिट किया है। गांधी जी अराजकतावादी है तो हम कह देंगे बिल्कुल अराजकतावादी भी है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो राम राज्य की बात करते हैं। कैसे? राज्य को हटा करके, राज्य को हटाओ। कौन से राज्य? ये जो भौतिक राज्य है, ये जो भौतिक राज्य है, जो कहीं ना कहीं शक्ति आधारित राज्य, शक्ति आधारित, जो शक्ति को, सत्ता को महत्व देता है, सत्ता आधारित, शक्ति आधारित राज्य को जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको यहाँ पे रोको और यहाँ पे किसको बढ़ाओ? यहाँ पे राम राज्य को बढ़ाओ। राम राज्य कौन सा राज्य है? राम राज्य एक नैतिक राज्य है। राम राज्य होना राज्य के न होने के बराबर है, ये बात आप समझो। इसलिए वो अराजकतावादी हैं। अब बात हमें यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी, गांधी जी को हमें दार्शनिक अराजकतावादी कहना ज्यादा सही होगा। दार्शनिक आदर्शवादी अराजकतावादी कहना ज्यादा उचित होगा। वे एक व्यवहारिक आदर्शवादी भी है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी है। वे कहते हैं कि राजनीति को कीचड़ नहीं बनाना चाहिए बल्कि सेवा का माध्यम बनाना चाहिए, है ना। यही तो समस्या है हमारे देश में कि जो है राजनेताओं ने राजनीति को कीचड़ बना के रख दिया, बिल्कुल मतलब घटिया प्रवृत्ति का बना के रख दिया है। आज किसी से भी पूछो कि राजनीति कैसी है, तो राजनीति, क्या आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हो? कोई चांस नहीं है। क्या समाज शास्त्र में अपना करियर? हाँ, कोई सोचेगा। शिक्षा शास्त्र में करियर बिल्कुल सोचेगा। अर्थशास्त्र में करियर बिल्कुल सोचेगा। राजनीति शास्त्र में कोई करियर नहीं बनाना चाहता है। पढ़ाई लिखाई के अलावा राजनीति में जाने को लेकर के कोई नहीं यहाँ पे सोचेगा। हाँ, वो सोचेंगे जरूर जिनको जिनको सत्ता प्यारी है, जिनको भूख है बहुत, और जिनके पास बहुत ज्यादा धन है। उनको पता है राजनीति का जो है ना, जो चक्र है, वो कहीं धन के माध्यम से, राजनीति को हिंसा के माध्यम से गुजरना ही पड़ता है। तो जो अहिंसक है, जो बहुत ही नैतिक है, बहुत ही आदर्शवादी हैं, जो मूल्यों पे चलते हैं, उनको पता है कि राजनीति में जाएंगे तो ये सब करना पड़ेगा, और ये सब करेंगे तो क्या हम वाकई अच्छे इंसान कहलाएंगे? तो जो अच्छे इंसान है वो कभी नहीं राजनीति में जाएंगे। ठीक है, ये मतलब बात है। उस समय पे थी, गांधी जी के समय पे, आज भी यही समस्या कि अगर आपको राजनीति में अपना करियर बनाना है तो आपको ये कुछ कुकृत्य करने पड़ेंगे, दुष्कृत्य करने पड़ेंगे, तब जाके आप राजनीति में सफल हो पाओगे। तो जो अच्छे नैतिक लोग हैं, नैतिक विचारों वाले लोग हैं, क्या वो राजनीति में जाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि उनको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। तो सेवा वाला भाव ना होकर के यहाँ पे सत्ता हथियाने वाला भाव, अपराध करने वाला भाव जो है राजनीति में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस मामले में गांधी जी कहते हैं सेवा का माध्यम बनाना चाहिए राजनीति को, ना कि हमें यहाँ पे क्या है, राजनीति को एक टूल के रूप में यूज करना चाहिए। गांधी जी के, अब हम राजनीतिक विचारों को समझेंगे तो एक सीढ़ी के तौर पे, एक सीढ़ी की तरह हमें गांधी जी के विचार देखने को मिलते हैं। सीढ़ी की तरह कैसे मिलेंगे? तुम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, डेवलप अपनी। गांधी जी क्रम बाय क्रम आप आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध के बाद सत्याग्रह पे आए, सत्याग्रह के बाद वो अहिंसात्मक जो है तरीके से राम राज्य की बात करेंगे। तो ये किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी आगे, कैसे वो ग्राम स्वराज की बातें करें, ग्राम से वो शहर समाज को बदलेंगे, समाज से शहरों को, शहरों से पूरे राष्ट्र को बदलेंगे, राष्ट्र से वो वसुधैव कुटुंबकम पे चले जाएंगे। तो ये राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रीयवाद तक चले जाएंगे। तो एक सीढ़ी नुमा उनकी संरचना है, उनके विचार हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले उनके विचारों में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है, अहिंसात्मक लोकतंत्र की बात। कैसे एक हमें वर्तमान में नैतिक तरीकों से काम करना चाहिए, और नैतिक तरीके हमें कहीं अहिंसात्मक ढंग से राजनीति में जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पैदा करने में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मदद करेंगे। और ये अहिंसात्मक जो व्यवस्था है, ये हमें एक प्रकार से क्या देगा? अहिंसात्मक व्यवस्था में एक प्रकार से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, बहुत अच्छी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देगी। जबकि देखो, वो संसदीय लोकतंत्र को वो बांझ के समान, वैश्य के समान तुलना करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था के पक्षधर हैं, लेकिन वो अहिंसात्मक वाली होना चाहिए। अब बोलोगे अहिंसात्मक वाली जो संसदीय लोकतंत्र है, वो उसमें कौन सी हिंसा होती है? उसमें हिंसा होती है, संसदीय लोकतंत्र में हिंसा है। प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें हिंसा है। कैसी हिंसा है? एक तो देखो, वादा खिलाफी वाली हिंसा, झूठ बोलने वाली हिंसा, एक दूसरे के मन वचन से कहीं न कहीं दूसरों की कहीं न कहीं आलोचना करने वाली हिंसा। तो गांधी जी मन वचन कर्म से अहिंसा की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र पूरा का पूरा भरा है भ्रष्टाचार से, पूरा का पूरा भरा है यहाँ पे स्वार्थ प्रवृत्ति से। जो जिसकी पार्टी की सरकार बनती है उसके अकॉर्डिंग संसदीय लोकतंत्र काम करने लगता है, तो ये अच्छा नहीं है। अहिंसा के अलावा यहाँ पे वो समाजवादी भी है। तो अहिंसावादी वो समाजवादी भी है, और लोकतंत्रवादी भी है, वो उदारवादी भी कहेंगे। ये है गांधी जी, जिनके अंदर उदारवादी गुण भी है, लोकतंत्रात्मक गुण भी है, और समाजवादी गुण भी है। मार्क्सवादी जैसे भी कुछ तौर पे लगते हैं, मुख्य रूप से समाजवादी भी लगते हैं। यानी समाजवाद और उदारवाद जो एक दूसरे के विरोधी है, धुर विरोधी है, वो दोनों गुण उनके अंदर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब वो अहिंसा के माध्यम से लोकतंत्र लाने की बात करेंगे, अहिंसा के माध्यम से समानता लाने की बात करें, तो हमें दिखेगा कि लोकतंत्र भी है और समाजवाद भी है।
विकेंद्रीकृत समाज, ग्राम स्वराज की बात करेंगे, छोटे और आत्मनिर्भर समुदायों का निर्माण करने की बात करते हैं। ठीक है, गांधी जी कहेंगे कि अगर हमें छोटे छोटे गांवों को हमने अगर सत्ता दे दी, शक्ति दे दी, तो क्या यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, गांव हमारे सशक्त हो जाएंगे, गांव हमारे लोग, गांव के लोग सशक्त हो जाएंगे, गांव के लोग अपने आर्थिक फैसले, अपने राजनीतिक फैसले, अपने शासन के क्या क्या उनके स्वरूप उनको चाहिए, शासन को किस रूप में उनको ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, वो सब खुद गांव के लोग फैसले कर पाएंगे। ग्राम सभा में कौन होता है, ग्राम सभा में गांव के सभी लोग होते हैं, 18 वर्ष या जो भी वयस्क लोग हैं, है ना, तो वो सब फैसले अपने खुद अपने स्तर पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने स्तर पे जब कर पाएंगे यहाँ पे, तब जाकर के हम कहेंगे क्या कि हाँ, गांधी जी जो है यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गांधी जी बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ग्राम आधारित स्वराज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात समझ में आएगी। तो विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज की बात उन्होंने की, छोटे आत्मनिर्भर समुदाय बनेंगे, वो आत्मनिर्भर समुदाय कोई और नहीं, ग्राम ही है, उन ग्राम, उन गाँव को हमने स्वराज देना है। स्वराज देंगे तो क्या आएगा, धीरे धीरे स्वराज देंगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, उनके पास अपने शासन को लेकर के एक वो आएगी जागरूकता, अपने शासन को लेकर के क्या हो पाएंगे, वो सजग हो पाएंगे। वो हर एक व्यक्ति अपने शासन को लेकर के सजग होगा तो वाकई उसको फील हो पाएगा, उसको अनुभव हो पाएगा, अनुभूति हो पाएगी, ये है मेरा स्वराज, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ। ठीक है, वो यही आगे जाकर के आपको राम राज्य की तरफ ले जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमें, आदर्श समाज जहाँ राज्य की कोई आवश्यकता ही ना हो, वो ऐसी व्यवस्था में राम राज्य की तरफ ले जाएगी। तो एक सीढ़ी नुमा संरचना है, चाहे हम नीचे आ जाओ या फिर ऊपर चले आओ सीढ़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सीढ़ी नुमा संरचना देखने को मिल रही है, जिसमें हमें अहिंसात्मक लोकतंत्र मिलेगा, उसके बाद वैकेंद्रित समाज मिलेगा, जिससे, और वैकेंद्रित समाज जिससे स्वराज आएगा, स्वराज से फिर राम राज्य बनेगा, ये व्यवस्था हमें मिलेगी। ठीक है, तो गांधी जी का हमें एक प्रकार से क्या समझ में आ चुका है कि गांधी जी आखिर चाहते क्या है, चाहते एक सीढ़ीनुमा संरचना के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि वो एक अहिंसा के माध्यम से कैसा समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें गांव के स्तर पे स्वराज हो सभी के पास, उस गांव के स्वराज के माध्यम से हम राम राज ले आए, जो राम राज किसी को ना तो ठेस पहुंचाएगा ना किसी को हानि पहुंचाए। ये व्यवस्था गांधी जी की क्या थी, एक राम राज्य के विकास को लेकर के थी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी के जो आध्यात्मिकता के जो विचार है उसमें उनके क्या क्या सोच है, राजनीतिक आध्यात्मिकता को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर राजनीतिक दर्शन को जोड़ेंगे, राजनीतिक समाज को जोड़ेंगे, ऐसी कई सारी चीजों को हमें जोड़ना है, समझना है। तो अगली हम जो है क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।